हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीडियो और ऑडियो आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है जी। तो बेसिक है। और मैं बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ एक। बठिंडा का मैं रहने वाला हूँ वैसे। और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने जर्नलिज्म किया था। वैसे मैं बीएससी ऑनर्स बॉटनी हूँ। उसके बाद मैंने एमएससी ऑनर्स बॉटनी किया, फिर मैंने जर्नलिज्म किया और उसके बाद मैं फोटोग्राफी लाइन में आया। 2015 में मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी और साथ साथ मैं अपने आप को डेवलप करता गया और धीरे धीरे मैं अब एडवर्टाइजिंग वाली लाइन में हूँ, जिसमें मैं वीडियो एड्स प्रोड्यूस करता हूँ और सोशल मीडिया कैंपेन्स करता हूँ बेसिकली। तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन चैनल रन किया था 2010 में, जिसका नाम कैंपस टीवी था। वो आज भी है। मैं जितना भी काम करता हूँ उसी के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो बेसिकली जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वैसे तो वो ब्रांडिंग से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है। लेकिन जब भी हम बेस लाइन की बात करते हैं किसी भी बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग, जो बेस होता है किसी चीज का वो फोटोग्राफी ही होता है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को शो नहीं कर पाओगे तो आप उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। चाहे वो वीडियो फिल्मिंग हो, वीडियो एड्स हो, तो कहीं ना कहीं जो जो भी चीज है वो सारी फोटो के ऊपर डिपेंड है। जो बेसिक, जिसको हम रूट्स कह सकते हैं या जड़ें कह सकते हैं इस इंडस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी तो है ही। और जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ एक बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल, डिटेल में हम बाद में शुरू करेंगे। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो हमें अपना मैसेज कन्वे करना होता है लोगों तक। वो किसी भी मोड में हो सकता है। वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, वो टीवी एड के थ्रू हो सकता है, वो रेडियो एड के थ्रू हो सकता है, वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो सकता है, वो पैम्पलेट, ब्रोशर्स, इनके थ्रू हो सकता है। तो सबसे जो प्राइमरी मोटिव होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें पोटेंशियल है, हमने वो लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद उनकी नीड है, वो उसको ले ना ले वो उनकी कॉल है, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाना है किसी और के प्रोडक्ट से। एडवर्टाइजिंग का बेसिक कंसेप्ट यही होता है। और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं उसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिकॉल वैल्यू होती है। रिकॉल वैल्यू हम किसे कहते हैं कि किसी चीज को याद कर लेना। मान लीजिए मैं अब एक वर्ड बोलूंगा, आपको साथ के साथ कुछ याद आएगा। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है अभी? कोलगेट आ रही है सर सबसे पहले। कॉलगेट आ रहा है। कॉलगेट क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉलगेट कई सालों से अपनी ब्रांडिंग इस तरह से कर रहा है कि वो हमें याद हो गया है। जब भी हम कभी टूथपेस्ट की बात करते हैं कॉलगेट या पेप्सोडेंट ही आता है। उसका कारण ये है कि वो कंटिन्यूसली हमें रिकॉल करवा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एड से। कभी वो डॉक्टर्स के कपड़े पहन के आ जाते हैं, कभी वो आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है। उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप रोड साइड से जाते हैं तो बहुत सारी जो वॉल्स होती हैं वो पेंटेड होती हैं। हालांकि वहां पे कोई अंबुजा का पेंट किया होता है, किसी पेस्टिसाइड कंपनी का किया होता है, या यूनिवर्सिटीज की पेंटिंग्स अक्सर आप देखते हो। उसका कंसेप्ट ये नहीं होता कि सिर्फ वो आपको दिखाना चाहते हैं। बेसिकली वो रिकॉल वैल्यू से ही कनेक्ट करते हैं। जो प्राइमरी वैल्यू है किसी एडवर्टाइजमेंट की वो रिकॉल वैल्यू है। आपने वो प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है वो एक अलग चीज है, लेकिन जब हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो आपको याद कराना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए किसी रोड साइड से जा रहे हैं और साथ में एक यूनिवर्सिटी की एड लगी हुई है। अब बार बार गुजरते हैं, यूनिवर्सिटी की एड बार बार आती है। बेशक आपने एडमिशन लेना है नहीं लेना है, लेकिन आप जब बार बार उसी रास्ते से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज याद हो जाएगी। इसी को हम एडवर्टाइजमेंट की रिकॉल वैल्यू कहते हैं, जिसके ऊपर सारी एड बेस होती है। उसके बाद जब हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स प्राइमरली जिस चीज के ऊपर फोकस होती है वो अपील्स होती हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एड ऐसे नहीं बन जाती। कोई भी आप सक्सेसफुल एड देखेंगे तो वो किसी ना किसी अपील पे बेस होगी। अपील कैसे? जैसे जब हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बेच रही है? फियर बेच रही है, डर बेच रही है। ये आपके जाने के बाद आपके परिवार का होगा। जब हम फेयर एंड लवली या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ब्यूटी अपील बेच रही है। कोई ह्यूमर अपील बेच रहा है, कोई पर्सनल अपील बेच रहा है, कोई डिओड्रेंट वाला सेक्स अपील बेच रहा है। तो बेसिकली जो बेस है ना किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, वो अपील होती है उसकी। मतलब बिना अपील के वो एड किसी काम की नहीं। उसके बाद
एक और जो सबसे ज्यादा, जब हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, टैगलाइंस आती हैं। डिटेल में हम पीपीटी पर देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, टैगलाइन बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने अपने लाइफ में कोई बिजनेस शुरू करना है और आपने कोई नाम रखना है, तो आपको उसकी टैगलाइन जरूर रखनी पड़ेगी, तभी आपकी वो ब्रांड की वैल्यू क्रिएट हो पाएगी और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो समझ पाएंगे कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, आपकी कंपनी एक बिल्कुल जो एथिक चला हुआ है उसके ऊपर चल रही है। फॉर एग्जांपल, जब मैं कोका कोला की बात करता हूं तो आप कौन सी चीज याद आती है? उसके साथ एक टैगलाइन आती है, बता सकते हैं आप? आ रही है आवाज मेरी? आवाज तो आ रही है सर, तो नहीं, टैगलाइन नहीं याद है। सर यूजली कहते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, ठंडा मतलब कोका कोला। वो ठंडा मतलब कोका कोला का मतलब क्या है? वो उसकी टैगलाइन है। इसी तरह नाइकी की टैगलाइन आपने देखी होगी, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट। तो जितने भी एस्टेब्लिश ब्रांड होंगे, अच्छे ब्रांड होंगे, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो ऑडी हो, हर ब्रांड की एक टैगलाइन होती है। तो टैगलाइन इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बनाने में, और आपका ब्रांड क्या बताना चाहता है। वो बेसिकली एक क्रिएटिव चीज होती है जो जिसको हम टैगलाइन कहते हैं। और जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कोई भी है, देखो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी ब्रांड की भी हो सकती है। तो इसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक चीज की होगी। जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो उसमें हम पीआर वाले कंसेप्ट को ले आते हैं, वो भी एक ब्रांडिंग का ही पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट का ही एक अलग से पार्ट है जिसको हम ब्रांडिंग में कंसिडर करते हैं। तो कुल मिला के जब भी हम इन चीजों के ऊपर चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपील्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एड्स आप देखोगे और जो सक्सेसफुल एड्स हैं वो अपील बेस्ड होती हैं। कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया, मैं उनको भी बता दूं कि अपील से मतलब है, जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी आपको डर बेच रही है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट वाले आपको ब्यूटी अपील बेच रहे हैं, कोई पर्सनल अपील बेच रहा है, कोई सेक्स अपील बेच रहा है। इस तरह से एन नंबर ऑफ अपील्स होती हैं जिसके ऊपर एड्स क्रिएट की जाती हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत टाइम से चल रही है, इसके मोड चेंज होते रहे। सबसे पहले न्यूज़पेपर्स में शुरू हुई, उसके बाद अब धीरे 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 ऑनलाइन मीडिया आ गया। तो कहीं ना कहीं एड्स एक अच्छा रोल प्ले करती हैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अभी हम पीपीटी के थ्रू थोड़ा समझेंगे इसको। स्क्रीन शेयर हो गया आपके साथ? जी सर, हो गया। हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्टाइजिंग और प्रोपोर्शनल एक्टिविटी है, उसमें क्रिएटिंग ए ब्रांड इमेज और इस चीज की बात होती है। तो हम बेसिक से जब चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है इन्फॉर्म करने के लिए और लोगों को मनाने के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय करें या हमारी सर्विस या जो हमारा आइडिया है उसको। और इसमें ये किस तरह से हो सकती है? जैसे ट्रेडिशनल एक डेफिनेशन है, भी नोटिस के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू, लेबल के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो मतलब अब तो इसके मोड और भी डेवलप हो गए हैं। ऑनलाइन मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया जिसको हम कहते हैं, साउंड के थ्रू, स्मोक्स के थ्रू, हर चीज के थ्रू हो जाती है। हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि एवरीडे लाइफ में हम हंड्रेड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे वो हमारे घरों की गलियों में लगे हुए ब्यूटी पार्लर के पोस्टर हो, इंस्टीट्यूट्स के पोस्टर हो। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट का बेसिक कंसेप्ट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है अवेयरनेस। आपने प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है वो एक अलग इशू है, लेकिन आप अवेयर हो उस चीज को लेकर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस को ही क्रिएट करना एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा मोटिव है। अब मान लीजिए कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, अब वो अच्छा काम कर रहा है, दूसरों से बेहतर कर रहा है, लेकिन वो लोगों तक जब तक बात पहुंचाएगा नहीं, लोगों को पता नहीं लगेगा। जब लोग अवेयर होंगे, अवेयर होने के बाद जिन्होंने इमिग्रेशन से अपनी सर्विस लेनी है वो अपनी सर्विस ले लेंगे। तो बेसिकली इसमें ये कुछ बता रखा है कि हंड्रेड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम कैसे देखते हैं। जो लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स आती हैं उनके आप पोस्टर देखते हो, बिग होर्डिंग्स देखते हो। टूथपेस्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था। आरजेज आप देखते हो रेडियो के ऊपर, रियल स्टेट की एड्स जैसे चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा होती हैं। जो भी एड्स आप सुनते हो
जो आरजे ऐड करते हैं उनको हम स्पॉट्स कहते हैं। बेसिकली जो कमर्शियल रेडियो होता है उसकी कोशिश ये रहती है कि जो भी ऐड हो वो 45 सेकंड की रहे और वो ऐड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और कहीं ना कहीं जो ऑडियो मीडियम है वो डिफिकल्ट होता है ऐड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको ऑडियो के हर इफेक्ट को उस तरीके से यूज करना पड़ता है। इसके बाद जो लास्ट वाला इस पॉइंट है, इसमें ये आपने दीवारों के ऊपर अक्सर यूनिवर्सिटीज की, ब्यूटी पार्लर्स की एड्स देखी होंगी, तो वो बेसिकली उसका पर्पस अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस कैसे है, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में गए या अपनी फैमिली के पास गए, किसी और फैमिली के पास, तो वहां पर बात चली कि हमने अपने बच्चे की एडमिशन करवानी है तो कहाँ करवाएं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते रहते हैं विद टाइम, मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी अगर ऐड करे, वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी का तो नाम रिनाउंड है, लेकिन हम जब नए ब्रांड्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहले आपको चीज याद आएगी वो ये होगा कि जो आपने पहले सुना होगा कि हाँ वो यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया। उसका कारण यही है कि आप रिकॉल कर रहे हो, और बेस्ट एडवर्टाइजमेंट की जो सबसे जरूरी चीज है वो रिकॉल करवाना ही है। अब ये डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट बड़ा सिंपल सा है, प्रिंट से शुरू होके इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, न्यू मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, वेबसाइट, हैंडबिल्स, रेडियो, सीडी, डीवीडीज, फिल्म्स, पोस्टर, केबल, नेटवर्क्स, फोन, हर चीज जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। हम किसी बस के अंदर जाते हैं तो बस के अंदर एड्स लगी होती हैं, बस के बाहर एड्स लगी होती हैं। लेकिन ऐड करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो ये होता है कि आप कम से कम लिखा हुआ मटेरियल शो करें और अपने मैसेज को क्लियर करें। फॉर एग्जांपल, जब आप ऑनलाइन मीडिया की बात करते हैं तो जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड, बूस्ट ऐड लगाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो फेसबुक आपकी ऐड को रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए ऐड का सबसे मेन मोटिव ये है भी आपको क्लियर होना चाहिए भी हमने प्रमोट क्या करना है, किस चीज की प्रमोशन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है। उसके साथ एक रेलेवेंट पिक्चर लगा के आप जितनी ऐड सिंपल होगी ना उतना ज्यादा आपकी ऐड का इंपैक्ट रहेगा। अगला पार्ट आ गया टैगलाइन वाला। मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन टैगलाइन होती क्या है? टैगलाइन एक क्रिएटिव होता है, स्लोगन होता है, ताकि लोग आपकी चीज को याद रख सकें। और वो मोस्टली पॉपुलर चीजें हमें याद रह जाती हैं। आप लोगों को भी बहुत सारी टैगलाइंस याद होगी, जिससे हम, अगर आप सिर्फ टैगलाइन सुने तो आपको ब्रांड का नाम याद आ जाएगा। ये आप टैगलाइंस देख रहे हैं, स्लाइड्स जा रही है ना आपके पास? सर स्लाइड शो नहीं हो रहा, सिंपल स्लाइड्स ही पड़ी हैं सर। नहीं, अभी आपके पास स्लाइड नहीं जा रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हाँ, अभी ये एप्पल जस्ट ये वाली स्लाइड लगी हुई है, यही आ रही है आपके पास? एयरटेल की लगी हुई है सर। हाँ जी, एयरटेल की। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है लेकिन स्लाइड शो शुरू नहीं हो रहा। मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ। कर रहा था तो टैगलाइंस, ये कुछ ब्रांड है जो सबको पता ही है हमें, जैसे एप्पल की बात हो रही है, थिंक डिफरेंट की बात हो रही है, नाइकी की। अब नाइकी का तो हमें जो सिंबल है वही याद हो रखा है, यहाँ पे नाइकी नहीं लिखा है फिर भी हमें पता है ये नाइकी का है। KFC का हमें पता है क्योंकि उन्होंने जो मैकडी का जो सिंबल है ये हमें पता है। अब लोगो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली जो लोगो होता है वो किसी भी कंपनी का लॉजिक होता है। आप ये मत सोचिए कि आप कोई भी लोगो बना देंगे तो वो चल जाएगा। बेसिकली आपकी आप क्या सोच रखते हैं, क्या आपने डिलीवर करना है, तो उसमें जो कंपनी का लॉजिक होता है वो लोगो होता है। लोगो इटसेल्फ एक इतनी बड़ी ब्रांडिंग है जो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती है, जो रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है। जब भी आप रोड से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, जहां पर मैकडी का निशान M बना होता है, आप दूर से बता देते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स का सिंबल है या लोगो है। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इतने अच्छे तरीके से की है, इतने सिस्टमेटिक तरीके से की है कि हमें वो रिकॉल इजी हो जाता है। जैसे आज कोक अपनी कुछ अपने टैगलाइंस चेंज भी करते रहते हैं, तो अब कोक की ये ओपन हैप्पीनेस वाली टैगलाइन भी आपने देखी होगी।
और यहाँ पे कुछ बेस्ट कंपनी टैगलाइंस आपको दिख रही हैं। हो रही है शो आपको स्लाइड? नहीं सर, वही वाली है, लोगोस वाली दिख रही है। हाँ, एक मिनट होल्ड कर लो। पहले भी डिस्कस कर रहे थे कुछ चीजें। जब एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजी वाइज हमें याद रखना है। ब्रांड, जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो वो ब्रांड वैल्यू की बात उसके साथ में आती है। ब्रांड क्या होता है? उस प्रोडक्ट का नाम हो गया, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज आ जाए और जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें और आपका नाम सुनते ही उनको चीजें याद आ जाएं। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब कैंपेन वाली स्लाइड आ गई है आपके पास? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैंपेन है जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट अधूरी है जब तक वो कैंपेन में नहीं होगी। कैंपेन हम किसको कहते हैं? कभी भी कोई एड सिंगल नहीं हो सकती, उसका एक कैंपेन डिजाइन होगा और वो कैंपेन साइमल्टेनियसली सभी मीडिया के ऊपर चलेगा। जब हम बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं तो आप कभी भी देखना कि जो एड आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो वो आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिखती है, वो एड आपको टीवी पर भी दिखती है, वो एड आपको रेडियो पर भी दिखती है। अगर वो ब्रांड उतना बजट अफोर्ड करता है तो अच्छी ब्रांडिंग करने का कंसेप्ट ये है कि एक कैंपेन डिजाइन किया जाता है। कैंपेन के अंदर नंबर ऑफ एड्स होती हैं, एक एड नहीं होगी। मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार की बात करते हैं, पॉलिसी बाजार की आपने कई तरह की वीडियो एड्स देखी होंगी, एक तरह की नहीं देखी। किसी में वो कुछ और करते हैं, किसी में कुछ और करते हैं, तो लेकिन उनका जो प्राइमरी मोटिव ये है कि आप उनसे पॉलिसी बाय कर लें। तो बेसिकली क्या है, अगर वो एक ऐड बना के छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। लेकिन आज पॉलिसी बाजार हम लोगों को क्यों याद है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली कैंपेन में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बहुत ही क्रिएटिव वे में अपनी वो एड्स को प्रेजेंट करते हैं और किसी ना किसी सेलिब्रिटी से वो उसको इंडोर्स कराते हैं या उसके टेस्टिमोनियल्स टाइप चीजें आती हैं जिससे हमें वो प्रोडक्ट याद रहता है। तो कैंपेन आप यहां पे दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज ए सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैसेज दैट शेयर ए सिंगल आइडिया एंड ए थीम विच टुगेदर मेक एन एडवर्टाइजर स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्ट, सर्विस और इंस्टीट्यूट। मतलब सबसे पहले हमने यही चीज समझना है, सिर्फ बड़े बिजनेस ऐड नहीं कर सकते। कोई भी ब्रांड है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी छोटी कंपनी है, हर बंदा ऐड कर सकता है। और लेकिन उसको कुछ रूल्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के, उसको फॉलो करना है ताकि वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो फेल ना हो। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ एड्स भी दिखाऊंगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस नाम से क्लियर हो रहा है जिसके लिए वो एड बनाई गई है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने वो चीज सेल करनी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें रिसर्च का पार्ट होती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन लोग बाय कर सकते हैं या कौन पोटेंशियल बायर है। गांव वाले लोग हैं, शहर वाले लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। तो ये सारी स्ट्रेटजी पहले से डिफाइंड होती है जब भी हम किसी प्रोडक्ट की एड बनाते हैं। उसी हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही उसके जो प्राइस है वो डिफाइन होते हैं। भी आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी गांव वाले बंदे को कोई महंगी चीज बेचो और उसको ये लगे। तो कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय करना है। अब मान लीजिए अब कोई पशु आहार है, कोई फीड है, उसको गांव में बेचना है, तो वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट तैयार होगी वो कहीं ना कहीं उसी माहौल को क्रिएट करके तैयार होगी। उसमें वो गांव वाला माहौल, घर, पशु, उस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। क्योंकि एड का एक मोटिव ये भी होता है कि लोग कनेक्ट कर सकें, तभी वो आपसे कोई चीज बाय करने की इच्छा रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो टारगेट ऑडियंस है ये बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो उनका एज हो सकती है, वो उनका जेंडर हो सकती है, वो उनका इंटरेस्ट हो सकता है, वो उनका प्रोफेशन हो सकता है, वो सिंगल है, मैरिड है, आप बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो ये सारी चीजें बिफोर प्रोडक्ट एक रिसर्च होती है जिसमें वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट होली सोली हर टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं।
तो जब भी हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, अगर आप अपना कोई ब्रांड खोलते हो कल को, तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि वो कौन लोग मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे या मेरी सर्विस किन लोगों के लिए है। अब शुरू में जैसे मैंने बात किया था भी, जो एडवर्टाइजमेंट है या जो भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो अपील बेस्ड होती है। एडवर्टाइजिंग अपील क्या है? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है सेंडर और रिसीवर मॉडल। जब भी हमने, मान लीजिए मैं आपसे क्रिकेट की बात कर रहा हूं लेकिन आप तो हॉकी में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी बात फजूल चली गई। तो सबसे पहले हमें एक कम्युनियन बनाना होगा। कम्युनियन हम किसको कहते हैं? जब सेंडर और रिसीवर अपनी बात, एक दूसरे की बात को समझ रहा हो। सेंडर कौन है? जो प्रोडक्ट की एड बना रहा है। रिसीवर कौन है? जो उसकी टारगेट ऑडियंस है। जब तक उनको उनकी जो नीड है वो कॉमन नहीं होगी, मतलब एक कम्युनियन नहीं बनेगा भी हाँ जी मेरे को ये चीज चाहिए क्योंकि मेरी ये नीड है, वही चीज अगर सेंडर दे रहा है तो रिसीवर उसको लेगा। और ये सेंडर रिसीवर मॉडल ही है जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। कोई भी कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बिना अधूरी है। और उससे भी बड़ी बात, जब अगर उसी बात को आगे बढ़ना है, या आप आपस में भी दो दोस्त मान लीजिए बात करते हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, एक सेंडर है रिसीवर है, ये सेंडर रिसीवर चेंज भी होते रहते हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों की कॉमननेस, बातों का कॉमननेस, हम कई बार फील करते हैं कि यार इस बंदे से तो ना हमारा ना दिमाग मैच नहीं कर रहा, या जो ये बातें कर रहा है वो हमें समझ नहीं आ रही। उसका कारण ये होता है कि उसने कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के अपना पर्सनल तजर्बा या अपना जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात कर ली। और जो भी बात ऐसी होगी वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। ज्यादा दूर तक वही बात जाएगी जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को समझते हैं और एक कॉमननेस वाली बात करते हैं। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं, जब हम एडवर्टाइजिंग अपील्स की बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं जो प्रोफेशनली अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और लोगों को मनाने के लिए, फोर्सफुली नहीं, उनके दिमाग में इस तरह का ये प्रोडक्ट लेने से ये चीज हो जाएगी। मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, लोगों को जरूरत है उसकी, वो उस चीज को बाय कर लेंगे। तो ये अपील्स ही हैं जिनके ऊपर सारी एडवर्टाइजमेंट बेस है। अब हम कुछ अपील्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने अपील्स में आपको बताया था, स्लाइड चेंज हो गई है आपके पास। अपील्स की बात करते हैं तो मैंने पर्सनल अपील की बात की, सोशल अपील की बात की थी, ह्यूमर अपील की बात की थी, फियर अपील की बात की थी, सेक्सुअल अपील की बात की थी, रोमांटिक अपील की बात की थी, एंडोर्समेंट की बात की थी, पॉपुलैरिटी की बात की थी, एडवेंचर की थी, पोटेंशियल की थी, टेस्टिमोनियल्स की थी। तो बेसिकली एग्जांपल देता हूं। अब जैसे माउंटेन, मैंने ड्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, जो माउंटेन ड्यू है वो एक तरह है तो ड्रिंक, लेकिन वो एडवेंचर अपील को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप XDO की एड देखते हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें सेक्सुअल अपील रहती है बैक एंड के ऊपर। उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो अपील बेस्ड रहती है। जो भी आप कोई फनी एड देखते हो, मान लीजिए आप वोडाफोन की एड देख रहे हो जिसमें वो जूजू वगैरह आते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो ह्यूमर वाला बात आ जाती है। जब आप कोई गवर्नमेंट एड्स देखते हो तो मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन की गुजरात टूरिज्म की एड देख रहे हो, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में टाइप्स, तो वो इंडोर्समेंट आ गई, या उसको हम टेस्टिमोनियल कह सकते हैं। ये एक रिनाउंड पर्सनैलिटी से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो ताकि वो इन्फ्लुएंस हो और उस चीज को बाय करें या उस सर्विस का फायदा उठाएं, या जो आप उनको आइडिया पिच कर रहे हो उसके ऊपर वो फेथ करें। अब इसी में एक टॉपिक है ब्रांड वैल्यू और ब्रांडिंग का। जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ये सारा उसी का ही पार्ट है। जब हम एडवर्टाइजमेंट में टैगलाइन की बात करते हैं, लोगो एज ए लॉजिक की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग अपील की बात करते हैं, टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो भी चीज आप लिखी हुई है उसका जो कोर रेलेवेंस है, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए पोर्टफोलियो, तो ये सारी चीजें पोर्टफोलियो ही क्रिएट कर रही हैं बेसिकली। अब
जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। वैसे तो सबको पता है भी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, लेकिन जब हम बिल्कुल एक स्पेसिफिक शुरू से शुरू करते हैं, इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम तो ये है भी फोटोग्राफर एज ए एंटरप्रेन्योर या फोटोग्राफी वाला कंसेप्ट के ऊपर है। लेकिन जब हम प्राइमरली समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो उसमें कुछ डेफिनेशन है, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन जब मैं अपने तजर्बे की बात करता हूं तो मुझे ये लगता है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बड़ा फोकस्ड होता है, जो वो करना चाहता होता है उसको क्लियर होता है। क्लियर इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि वो प्रॉफिट बहुत कमा लेगा, पर उसको ये पता है कि मैंने ये करना है। वो एक एंटरप्रेन्योर होता है जो रिस्क उठाने को तैयार होता है। रिस्क, ऐसा रिस्क क्योंकि उसको पता है कि वो अगर कोई बिजनेस करेगा तो कुछ चीज छोड़कर करेगा, तो उसको इफ बट वाला कंसेप्ट नहीं होता। और इसमें फेलियर बार बार होते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बंदा सक्सीड हो जाता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर पहली दफा नहीं हिट हो जाता। वो बात अलग है कि जिनका फैमिली बिजनेस चल रहा है या पहले से एस्टेब्लिश है, लेकिन उनकी भी एक पीढ़ी ने स्ट्रगल किया है, तभी वो चीज अचीव हुई है। तो इसमें जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, आप में करेज होना बहुत जरूरी है, अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ब्रेवरी होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत होनी बहुत जरूरी है। और जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं या जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, उसको उस तरीके से आप इमेजिन कर सके भी हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ख्याल से इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अब जब भी हम बात करते हैं भी एंटरप्रेन्योर, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत सोर्सेज है तभी आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। नहीं, कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर बोर्न नहीं होता। स्लाइड में भी यही लिखा हुआ है। आप कौन हो, आपकी उम्र कितनी है, बड़े एग्जाम्पल हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन हम जब भी उठा के देखते हैं, KFC वाला जो बंदा है उसने 40 साल बाद इनिशिएटिव लिया, बिल गेट्स ने थोड़ा जल्दी ले लिया। बेसिकली जितने भी बिजनेस हैं, आप में से बहुत से लोग बिजनेस कर रहे होंगे, चैलेंजेस बहुत रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपका विश्वास, आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसा कितना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो आप आइडिया डेवलप कर रहे हो कि हमारा ये आइडिया किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हम अपने बिजनेस को या जो हमने ड्रीम लिया उसको अचीव कर सकते हैं। अब जब हम फोटोग्राफर एज ए एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मतलब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं है आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। और आपको ये नहीं है कि आप पहले मर्तबा ही फोटोग्राफी शुरू की तो आपकी फोटोज अच्छी आने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। बंदा धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्रूव करता है, धीरे धीरे वो सीखता है, और जो भी चीजें रहती हैं वो विद टाइम ठीक होती रहती हैं। जो अच्छा वक्त है वो बुरे वक्त के बाद आता है, बुरा वक्त अच्छा, ये चीजें साइमल्टेनियसली रोल प्ले करती रहती हैं। और मैंने जैसे बताया था कि जो फोटोग्राफी है वो इतना वास्ट फील्ड है कि अगर आपने अभी तक कुछ उस तरह का चूज नहीं किया है या आप करना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी का एक बेस लाइन है, एक बेस है हर इंडस्ट्री का। आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब आप ब्रांडिंग की बात करेंगे, जब आप एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे, तो फोटोग्राफी उसकी बेस लाइन होगी, चाहे वो फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो। अब वीडियो कहां से आता है? वीडियो भी फोटोज का ही एक कोलैबोरेशन है, बस ये भी वो जो कैमरा है वो साइमल्टेनियसली उन चीजों को क्लिक करता रहता है जिससे वो एक वीडियो का फॉर्म ले लेती है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हर बंदा मोबाइल फोन से ही शुरू करता है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा, आप अपनी तरफ से भी बहुत चीजें लिख सकते हैं। अब मोबाइल फोन में जो फोटोग्राफ आएगी, एक कैमरे में फोटो आएगी, उसमें वेरिएशन और डिफरेंट जरूर होगा। उसका कारण उसका सेंसर है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा था किसी का, जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो स्मॉल सेंसर आ जाता है, जब हम क्रॉप सेंसर की बात करते हैं तो थोड़ा और स्मॉल आ जाता है, जब हम फुल फ्रेम कैमरे की बात करते हैं तो सेंसर और बड़ा आ जाता है, और जब हम जिसमें मूवीज शूट होती हैं उन बड़े कैम्स की बात करते हैं तो
सेंसर उससे भी बड़ा आ जाता है। पर कुल मिला के जितनी भी चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फोकस होना है, आपका यूनिक आइडिया होना है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं जब हम ब्रांड नेम सिलेक्ट करते हैं, जब भी हमने ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है तो हमने किस चीज का ध्यान रखना है? कोई बता सकता है मुझे ये बात आप में से? जब भी हम कोई ब्रांड सिलेक्ट करते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सर ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो बंदे के माइंड में इजीली जा सके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बंदे के माइंड में वो इजीली चला जाए। लेकिन जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, मान लीजिए आज अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप किस तरह का ब्रांड नेम रखेंगे? आपको मेरी वीडियो आ रही है? अब स्लाइड तो नहीं शेयर हो रही? तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट डे में जब भी आपने कोई नाम रखना है, हम लोग क्या करते हैं, हम यूनिक नाम रखने की कोशिश करते हैं। ये मैं फोटोग्राफी एज ए एंटरप्रेन्योर वाले कंसेप्ट के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ कि व्हेनेवर यू हैव टू चूज ए नेम, आपने अपने ब्रांड का नेम कैसा रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने, क्योंकि जो भी आप यूनिक सोचोगे ना, हमारे वर्ल्ड की इतनी आबादी है, वो नाम पहले से किसी ने सोच रखा होगा। आप कोई सा भी नाम उठा लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको हर नाम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने कोई ब्रांड नेम रखना है तो कहीं ना कहीं यूनिकनेस जरूर रखनी है। यूनिकनेस इन टर्म ऑफ ये नहीं कि आप उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके रखो कि वो लोगों को याद भी ना हो पाए। आपने इजी रखना है, कम वर्ड्स वाला रखना है। और सबसे इजी वे उस चीज को चेक करने का ये है कि जब भी आप किसी बिजनेस को ओपन करने की सोचते हैं तो आपको गूगल कर उस चीज को सर्च करना चाहिए। पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी नाम, ये नहीं है भी हम 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, एक फैमिली बैठी है और हमने कोई भी नाम चूज किया, भी यार ये नाम हमें अच्छा लग रहा है उसको रख लिया। नहीं, आपने कोई भी नाम अगर चूज करना है तो आपको उसकी रिसर्च करनी है। उसकी रिसर्च कहां से शुरू होगी? बेसिकली गूगल से शुरू होगी। उसका बाद में बेनिफिट क्या होगा? अब मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स मार्केट में है, सबने यूनिक नाम रखे हुए हैं। किसी ने अपने नाम के ऊपर रख लिया, किसी ने अपने ब्रांड नेम के ऊपर रख लिया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक नाम मान लीजिए, हम सोच लेते हैं भी कोई भी एक्स नाम सोच लिया, ABC भी सोच लिया। आप जब सर्च करोगे आपको वो चीज निकल आएगी। लेकिन आप अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को यूनिक कैसे कर सकते हैं? जब हम ब्रांड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, जब हम गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं आपको उसी चीज के बहुत नाम मिल जाएंगे। लेकिन जब आपने कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना है या आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाम और आपकी टैगलाइन। क्योंकि ये हो सकता है कि आपका नाम किसी से मैच कर जाए लेकिन आपकी टैगलाइन नहीं करेगी अगर वो आपने रखी है। अगर आप गूगल से आइडिया लेकर टैगलाइन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है भी किसी और से मैच करे। लेकिन अगर आप अपना नाम और टैगलाइन एक यूनिकनेस में रखते हैं, पहले सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पे अब मैं अगर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, अगर आप में से बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो गूगल रिव्यू है, जो माई बिजनेस के नीचे रिव्यू है, पता ही होगा आप लोगों को, क्या आप लोगों को गूगल रिव्यू का? जी सर, माय बिजनेस प्रोफाइल पे आते हैं सर। हाँ, तो बेसिकली मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो आपने जिन क्लाइंट्स का काम किया उनसे रिव्यूज जरूर लगा लीजिए, ले लीजिए, कहने का मतलब है। तो बेसिकली जैसे मेरा फोटोग्राफी का काम था, मैंने 2015 में शुरू किया, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे फोटोग्राफी करता रहा। शुरू में मैंने वेडिंग फोटोग्राफी भी की, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपका फोकस होना। फिर मैंने अपना एक फील्ड चूज किया और वो फील्ड था बेबी फोटोग्राफी, प्रेगनेंसी फोटोग्राफी, मैटरनिटी शूट जिसको आप कहते हैं। और मीनवाइल साथ में मैं इंप्रूव करता रहा और मैंने वीडियो एड्स वाला कंसेप्ट शुरू किया। अब उसका बेनिफिट क्या होता है, अभी जब भी आपको लोग सर्च करते हैं तो वो एक कीवर्ड या की फ्रेम करके सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने चंडीगढ़ में बेबी फोटोग्राफर चूज करना है, तो आप गूगल के ऊपर क्या सर्च करेंगे? बेबी फोटोग्राफर चंडीगढ़। बेबी फोटोग्राफर चंडीगढ़। क्या करेंगे?
बेबी फोटोग्राफर्स इन चंडीगढ़। हाँ, आप बेबी फोटोग्राफर इन चंडीगढ़, बेबी फोटोग्राफर नियर मी, या उसके आगे बेस्ट वर्ड लगा देंगे, बेस्ट बेबी फोटोग्राफर इन चंडीगढ़। अब क्या है, जो गूगल माई बिजनेस है वो किस तरह से हेल्प करता है? वैसे तो देखो, सुलेखा और एन नंबर ऑफ साइट्स हैं जो फोटोग्राफर्स में डील करती है, लेकिन एक लेमैन जो गूगल के ऊपर आपका नंबर सर्च कर रहा है एज ए फोटोग्राफर, उसने माई बिजनेस वाले जो पहले 3-4 नंबर आएंगे उसी में आपका नंबर उठा लेना है। तो आप कंसेप्ट समझो, उसका कारण क्या है? भी जब आप खुद को स्पेसिफाई करोगे, जब आप कोई बिजनेस करोगे, मान लीजिए मेरा नाम सुखजीत है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करूंगा साथ में गूगल वाले टर्म में भी वेडिंग फोटोग्राफर लिखकर या बेबी फोटोग्राफर लिखकर, जब आप अपना माई गूगल बिजनेस को वेरीफाई करा लें, तो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी वाइज आपकी हेल्प करेगा। और जब हम रिव्यूज की बात करते हैं, तो जो रिव्यूज है वो भी आपकी हेल्प करते हैं कि आप जब सर्च करता है कोई बंदा, मान लीजिए, तो वो आपको इजीली सर्च कर सके और ढूंढ सके। किसी का माइक ऑन है, आप में से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। अब आप मुझे बताना कि आपको अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर, हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सर्च करते हैं बेस्ट बेबी फोटोग्राफर इन चंडीगढ़, अब देखिए, ये देखिए 3 आए हैं, दिख रहे हैं आपको? जो 3 मेन दिख रहे हैं आपको, जी सर, नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं ना? तो इन तीनों में एक मेरा भी आ रहा है। अब वो मेरा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे जो रिव्यू सेक्शन है उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया था, बेस्ट बेबी फोटोग्राफर इन चंडीगढ़ एंड क्रिएटिव टीम विद ग्रेट आइडियाज। अब मैं यहाँ पे आपको रिव्यूज की इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं। ये सन्नी धीमन आ रहा है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है चंडीगढ़ का, बहुत कॉस्टली फोटोग्राफर है और बहुत रिनाउंड है। अब देखो, इसका भी जो गूगल ने उठाया, रिकमेंडेड फॉर फैशन न्यूबॉर्न बेबी शूट। अब ये बेबी के ऊपर ये डार्क हो रखा है, यहाँ बेस्ट के और बेबी के ऊपर। कारण क्या है? जो भी हम रिव्यू करवाते हैं, अगर हम वो रिव्यूज कराएं जिससे लोग सर्च करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए सर ये पेड रिव्यूज हैं। सर ये पेड रिव्यूज हैं। हाँ जी, ये पेड रिव्यूज हैं सन्नी दीवान के। नहीं भाई साहब, ये पेड नहीं है। आपने जिसका काम किया आपने, देखो मैं मान गया पेड भी हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, आपने जिसको सर्विस दी, आपने उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि यार आप ना रिव्यू जरूर दे देना, और जब वो रिव्यू देगा तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा। सर एक काम करते हैं सर, अपना इसमें बेस्ट बेबी को निकाल दीजिए। जो बेस्ट बेबी है ना, इसमें से बेस्ट बेबी को निकाल दीजिए, सिर्फ फोटोग्राफर्स इन चंडीगढ़ सर्च कीजिए। सब उसके बेसिकली लोग क्या सर्च करते हैं? फोटोग्राफर इन चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ, जहां पर भी लोग इस फ्रेज को सर्च करेंगे, आपने इनडायरेक्टली निकल आना है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मेरी वेबसाइट भी यही है सर, मेरा सारा कुछ यही है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, यही तो यूनिकनेस है। हम लोगों से अलग कैसे कर रहे हैं सर? आपने एक कीवर्ड को ही अपना नाम बना लिया। हाँ जी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं तो खैर अब इतना उस तरह से काम नहीं करता। जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो वीडियो एड्स का आजकल चला हुआ है। ओके। तो आप पेड ना कहिए, जैसे आपके 157 ये जो है ना, बेशक आपने पेड लिए, लेकिन जब कोई भी क्लाइंट आपको सर्च करने आता है तो उसके लिए ये नंबर मैटर करते हैं। ये 4.9 रेटिंग मैटर करती है। आप कैसे बेस्ट हैं वो कैसे उसको पता लगेगा? इन स्टार से और गूगल रेटिंग से ही वो एक अंदाजा लगाता है कि हाँ यार ये बंदा सही है, इसको इतने लोगों ने रिकमेंड किया है और इसके तो 5 स्टार मिले हुए हैं बंदे को। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली जब भी हम एड्स की बात करते हैं, एड्स में रेडियो एड भी एक उसका पार्ट आता है जिसको हम जिंगल्स कह सकते हैं। जिंगल्स क्या होते हैं? जो स्पॉट्स होते हैं 30 सेकंड, वो गाने में भी हो सकते हैं, वो दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, जिसको हम प्रोमोज भी कहते हैं।
तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है और फोटोग्राफी उसकी बेसलाइन है जिससे ये सारी चीजें चलती हैं। अब आपके ये जो टॉपिक थे इसमें बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटी की हमने जो बात की थी और क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। आप अगर किसी में भी किसी चीज को मेंशन करते हो तो कुछ भी गलत नहीं है, आप अपने तरीके से उस चीज को मेंशन कर सकते हो। जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स की बात करते हैं तो आज के दौर में वैसे तो हम आउटसोर्स कर लेते हैं वेबसाइट्स, लेकिन हमें वेबसाइट्स को खुद ही डेवलप करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हम जो चेंजेस करना चाहते हैं वो खुद कर लेते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हम वेबसाइट कैसे डेवलप करें। आजकल बड़ा ही इजी टूल आया हुआ है, उसका नाम वर्डप्रेस है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनती है। जैसे आप फेसबुक या और चीजें यूज करते हैं तो आप इजीली अपनी वेबसाइट्स को, उसके सेक्शंस को, उसमें फीचर्ड इमेजेस को या जो भी चीजें हैं उसको इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। और वेबसाइट इटसेल्फ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है आपके किसी भी बिजनेस में। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि एक तो वेबसाइट आपको क्रेडिबल बनाती है, भी आपकी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करती है भी हाँ भी वेबसाइट है। ये नहीं है कि बिना वेबसाइट के आपका बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आपका एक और एसेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो सर्चेज में भी आपकी हेल्प करेगा और आप जो अपने विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर को दर्शाती है जो आपकी वेबसाइट है। और वेबसाइट आप मार्केट से भी प्रिपेयर करवा सकते हो, वेबसाइट आप खुद भी डेवलप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया वर्डप्रेस के थ्रू, और बड़ी इजीली आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में आती है कि आप जब भी कोई वेबसाइट अपनी डेवलप करें तो उसमें एक सेक्शन ब्लॉग या आर्टिकल्स का जरूर रखें। कोई बता सकता है कि इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा सर्चेज में? सर उसमें जैसे हम कंटेंट डालेंगे तो जो उसमें कीवर्ड्स होंगे वहां से वो जल्दी पिक करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिक कंसर्न यही है कि जब भी हम, जो गूगल है वो कीवर्ड्स और फ्रेजेस इनके ऊपर ही गेम चल रहा है सारा। मैंने आज तक कोई पेड प्रमोशन नहीं करवाया, लेकिन मैंने जब मैं फोटोग्राफी लाइन में था मैंने बहुत बिजनेस इस तरह से लिया। जैसे सर ने अपना वो दिखाया फोटोग्राफर इन चंडीगढ़, तो वो कॉमन नहीं है, एक यूनिक नेम है। बहुत कम लोग इस डायरेक्शन में सोच पाते हैं कि वो अपना नाम ऐसा रखें कि एक फ्रेज ही पूरा यूज हो गया। तो अगर फोटोग्राफर वर्ड आ गया तो वो कहीं ना कहीं उनको सर्च करने में हेल्प करेगा। और जब भी हम रेटिंग की बात करते हैं जो बंदा ऊपर दिखेगा वही हिट होगा, ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली जब वेबसाइट के अंदर हम आर्टिकल या ब्लॉग सेक्शन की बात करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। अब मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट खोली, स्क्रीन शेयर हो रखी है आपके साथ? जी सर, हुई है। ये वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस के ऊपर डेवलप किया, आप भी बड़ी इजीली कर सकते हो। किसी को कोई कोडिंग नहीं आती, बड़ा इजी सा तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट को इजीली वन पेज या जितने भी है आप बना के रख सकते हो। ये वेबसाइट खोलने के दो मोटिव हैं। एक तो ये कि मैं आपको आर्टिकल्स और ब्लॉग सेक्शन के बारे में बता सकूं, और दूसरा हमारा टॉपिक है जो वो एडवर्टाइजमेंट का चल रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये फ्लोट हो रही है, ये एडवर्टाइजमेंट, इसको हम गूगल एडसेंस कहते हैं। अब हम ऑनलाइन मीडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो गूगल है, गूगल के ऊपर दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक जब आपने ऐड लगानी हो और एक जब गूगल ऐड लगाए। जब आपने ऐड लगानी होती है तो उसको हम गूगल एड्स कह देते हैं, या पुराने टाइम में उसको गूगल एडवर्ड्स का नाम दिया जाता था। जो बिडिंग का प्रोसेस है, भी मान लीजिए आपके एक क्लिप के ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड से 100 रुपया कटेगा, तो वो बिडिंग वाला प्रोसेस रहता है। लेकिन हम अभी एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एडसेंस की बात जरूर करेंगे। एडसेंस क्या है? एडसेंस एक प्रोडक्ट है गूगल का। मैं बता दूं, गूगल और यूट्यूब सेम कंपनी के प्रोडक्ट हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा एक अलग कंपनी के सेम कंपनी के प्रोडक्ट है, वैसे यूट्यूब और गूगल सेम कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब आपने सुना होगा बहुत बार कि यूट्यूब से बहुत से लोग पैसे कमाते हैं, सुना आपने? जी सर सुना है। ठीक है। अब जो मेरा YouTube चैनल है, मैं खैर पहले से पेड प्रमोशन
में करता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं तो जिसकी मैंने एडवर्टाइजमेंट बनवानी है उसी से मैंने चार्जेस ले लिए जितने मेरे बनते हैं, तो उसको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैं अपने चैनल को यूज करता हूं। लेकिन जो लोग होली सोली यूट्यूबर्स हैं जहां यूट्यूब यूज करते हैं, वो कैसे अर्न करते हैं उसको हम गूगल एडसेंस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने अपने लाइफ टाइम खोल लिया, मैं इसके ऊपर काम नहीं करता हूं, ये रैंडम अर्निंग है जो मैंने वीडियोस डाल दी, ये उससे अर्निंग होने का प्रोसेस है। लेकिन जो ये इंटरफेस आपको दिख रहा है ये गूगल एडसेंस का इंटरफेस है। बेसिकली गूगल एडसेंस क्या है, मान लीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर ये ऐड लगी हुई है, या मैं कोई भी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देखते हो उसके ऊपर स्किप ऐड आती है, तो वो सारा जो प्रोसेस है बैक एंड से गूगल एडसेंस से चल रहा है। आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर, यहाँ बहुत से लोगों ने बनाया होगा, उसको मोनेटाइज करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसीज हैं जो हमने ध्यान में रखते हैं। हम किसी और का म्यूजिक नहीं हम यूज कर सकते, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा शूट है वो होली सोली हमारा होता है, तो वो वीडियो इजिली मोनेटाइज हो जाती है। इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी वाइज अब घंटे रख रखे भी, 4000 घंटे एक साल में आपके होने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है, जितना भी इसका इंटरफेस है उसको हम एडसेंस कहते हैं, जिसके थ्रू वेबसाइट्स के ऊपर एड्स आती हैं। अब वो एड्स कैसे आती हैं, जो भी कंप्यूटर या फोन आप यूज करते हैं, जिन चीजों की आप सर्च करते हैं तो उसकी कुकीज फाइल्स बनती हैं। आप ब्राउजर्स में मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का, यूसोल का फोटोग्राफी का कोर्स खोल रहे हैं, तो जो कुकीज फाइल्स हैं उसमें वो अलग अलग जो कीवर्ड्स या जो फ्रेजेस आपने पिक किए हैं उसको उठा के आपका कंप्यूटर सेव कर लेगा और ब्राउजर की हिस्ट्री में वो स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम हिस्ट्री कह देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी ब्राउजिंग करोगे तो आपको उसी तरह की एड्स दिखेंगी जिस तरह का प्रोडक्ट आप लेना चाहते थे या जिस तरह का प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे थे। मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया भी बेस्ट फोटोग्राफिक कैमरा इन फला फला बजट, तो जैसे जैसे वो चीजें आपने सर्च की तो उसकी बैक एंड कुकीज बन गई। तो वो कुकीज क्या है, उसके बाद आपको उसी तरह की एड्स दिखाएंगी जिस तरह की चीजें आपने सर्च की। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितना भी ये प्रोसेस चला हुआ है, ये सारी चीजें स्टोर करके एंड ऑफ द मूवमेंट जितनी भी ये कंपनीज है, ये सारी एड को एक अर्निंग सोर्स एक पार्ट पे लेके चली हुई है। और उन एड्स का जो अर्निंग सोर्स का मेन कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी के ऊपर जरूर बेस्ड है। कोई भी एड आप देखेंगे मोस्टली फोटोग्राफी वाली एड ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, या एक स्पेसिफिक फेज यूज करके कुछ उस तरह से करके वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम वेबसाइट वाले कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, और वो थी हमारी आर्टिकल्स वाला सेक्शन। अब मान लीजिए मैंने ये वेबसाइट डिजाइन की, मैंने इसमें कुछ सेक्शंस डेवलप कर लिए, तो उसमें एक सेक्शन मैंने आर्टिकल्स का रखा। आप देख पा रहे हैं? जी सर देख पा रहे हैं। अब क्या देखिए, बेसिकली मैंने क्या किया, मेक कॉर्पोरेट वीडियो डेट गेट वॉच्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब अलग अलग आर्टिकल्स डाल दिए, सिर्फ ऊपर वाली लाइन नहीं। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो जो बीच वाला कंटेंट है, जैसे किसी ने आपने से बताया था कि कीवर्ड्स और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर हेल्प करेगा। और आपने जो भी आर्टिकल डालना है उसको आप अपनी वेबसाइट को, बस बेसिकली क्या है, आपने अपनी वेबसाइट को मेंटेन जरूर करके रखना है। आप अपनी वेबसाइट बनाएं या किसी और के लिए वेबसाइट बनाएं, उस पर रेगुलर अपडेट्स आप करते रहे, उसमें रेगुलर कंटेंट आप अपलोड करते रहे, या जो भी एक्टिविटी हो रही है उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर, उस पर्सन के बिहाफ के ऊपर, उसको आप रेगुलरली ठीक तरीके से चलाते रहे, ताकि विद टाइम, क्योंकि गूगल एकदम से सारा डेटा कलेक्ट नहीं कर लेता, वो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पुरानी होती है, तो उस डेटा को कलेक्ट करता रहता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपकी रैंकिंग में भी हेल्प करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे आप किसी के भी ब्रांड को मैनेज कर सकते हो। ब्रांड कैसे मैनेज होगा, जब भी हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था ब्रांड कोई पर्सन भी हो सकता है, ब्रांड कोई कंपनी भी हो सकती है, ब्रांड कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट की टर्म में बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रोडक्ट बन गया, वो ब्रांड बन गया। उसको मैनेज करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए हमें जितने भी मीडिया अवेलेबल है हमारे पास, और जिस जिस मीडिया को वो कंपनी या
हम खुद या वो पर्सन अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर उसको एस्टैब्लिश या उसकी जो प्रेजेंटेशन है जरूर होनी चाहिए, चाहे वो वेबसाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो सोशल मीडिया के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो एड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, आज के दौर की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया है जो वो एक पावरफुल टूल बन गया है। आप देखिए जितने भी न्यूज़पेपर थे सबने अपने वेब चैनल शुरू कर लिए, जितनी भी मैगजीन्स थी उनके ऑनलाइन एडिशन आने लग गए हैं। कहने का मतलब ये है कि दिनों दिन हर चीज कॉम्पैक्ट होती जा रही है, और जो भी चीजें हैं उन चीजों को मैनेज करने के लिए आपको उस ब्रांड की चीजों को संभाल कर रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सके। बाकी आज जो हमने बेसिकली ओवरव्यू, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, उनको बता दूं कि एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के बारे में बात की है। जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि उसकी टैगलाइन, उसका लोगो को हम लॉजिक कहते हैं, टारगेट ऑडियंस, अपील्स, ये सारी चीजें मिलके एक एड को क्रिएट करती हैं। और कैंपेन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, जैसे आपके टॉपिक में यहां पर ये टॉपिक है आपका सोशल मीडिया पेज एंड अकाउंट। अब सबके हमारे सोशल मीडिया पर अकाउंट है, सबके हमारे पेजेस बने हुए हैं। जब हम किसी कंपनी, पर्सन या ब्रांड या इंस्टीट्यूट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ना एक चीज होनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है आज के दौर में, जब आप सोशल मीडिया का पेज होगा आपका, तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, बेशक वो चीज फेसबुक की है लेकिन गूगल उस चीज को भी शो करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन रही है। तो एडवर्टाइजमेंट जो हमने पूरा समझा, उसका मेन कंसेप्ट ये था कि हमें रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी है, हमें बेसिकली उस चीज को क्रिएट करना है जिससे लोग हमारी चीज को याद रख सके। हम जो उनको सेल करना चाहते हैं, जहां उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जहां जो उनको याद कराना चाहते हैं, वो उनको इजिली याद हो जाए। वैसे आम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं लगती। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब भी हम पेस्ट की बात करते हैं, हम टूथपेस्ट के नाम के ऊपर हमारे कोलगेट ही जहन में आता है। या इसी तरह से हम किसी भी सिनेरियो में ले लीजिए, आपको हर चीज का कुछ ना कुछ चीजें याद होंगी। जब हम मैगी की बात करते हैं तो 2 मिनट का जिक्र जरूर आता है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्पफुल टैगलाइन है जिससे एक ब्रांड इजिली आपको याद करवा देता है। और जैसे मैंने टारगेट ऑडियंस की बात की थी भी, आपको कोई भी ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट के लिए टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जब भी आप बच्चों वाले चैनल देखेंगे, तो बच्चों वाले चैनल पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो उनकी टारगेट ऑडियंस के लिए आ रहे हैं, और वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म उनके साथ कैरी होंगे। अगर हम छोटे होते मैगी की एड देखते थे, मैगी आज भी हमारी जिंदगी में वैसी चली हुई है। तो उसका कारण है, इसी को सिलेक्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस कहते हैं। जब हम धार्मिक चैनल देखते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम पीटीसी देखते हैं, पीटीसी के ऊपर जब दरबार साहब वाला प्रोग्राम आ रहा होता है, आपने अक्सर देखा होगा वहां पे सिर्फ एक एड आती है, सिमको हेयर, जो जिसको हम फिक्सो कहते हैं। उसका कारण क्या है, उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई किया, उनका जो प्रोडक्ट है वही उनके पोटेंशियल बायर है। उन्होंने और कहीं ऐड नहीं की, उन्होंने हिसाब लगाया कि जो लोग धार्मिक हैं या जो लोग कीर्तन सुनते हैं वो हमारा ये प्रोडक्ट जरूर बाय करेंगे, ये प्रोडक्ट उनके लिए। तो आप कभी देखना पीटीसी में सिमको जो जेल है, जो जिसको हम फिक्सो कहते हैं, उसकी एड आती है। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस और सिलेक्शन ऑफ चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है, बहुत पहले से चली हुई है। जो हिस्ट्री से ये न्यूज़पेपर से शुरू हुआ, उसके बाद पैम्फलेट में आ गया, बैनर्स में आ गया, फिर सोशल मीडिया में आ गया। लेकिन आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा कुछ पावरफुल टूल है, अगर आप चाहते हैं आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं या किसी और के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। और सोशल मीडिया में भी पिक्चर्स और वीडियो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, सोशल अकाउंट की बात करता हूं, तो जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, वहां पे 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट आजकल चल रही है। एक तो पिक्चर बेस्ड होगी, एक वीडियो बेस्ड होगी और एक एनिमेशन बेस्ड होगी।
जब हम पिक्चर बेस्ड एड की बात करते हैं सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा कंटेंट है वो ज्यादा ना हो, हमारी जो इमेज है वो उस चीज को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हो। कहने का मतलब यह है कि आप जितना कम कंटेंट और जितनी इफेक्टिव इमेज यूज करेंगे अपनी एड को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, उतना ही लोग उसकी रिकॉल करेंगे। और जब भी आप कोई कैंपेन डिजाइन करें तो कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया के ऊपर खास करके जब भी आप कोई इन्वेस्ट करें पैसा या कोई कंपनी को आप सजेस्ट करें तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन जरूर रखें, मिनिमम 3 to 4 मंथ का उस कंसेप्ट को लेके चले ताकि लोग उसको याद कर सकें। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जब हम फेसबुक की बात करते हैं या वेबसाइट की बात करते हैं, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज होती है फेसबुक पिक्सल। अब आप लोग कहेंगे फेसबुक पिक्सल क्या है? फेसबुक पिक्सल एक सिस्टम है फेसबुक का जिसको आप अपनी वेबसाइट के कोडिंग वाले हिस्से में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 ऐड बनाई, आपकी ऑडियंस ने आपकी पहली ऐड देखी, आपने दूसरी बार फिर बूस्ट लगाई, आपकी ऑडियंस के बाद फिर वही ऐड चलेगी, फिर वही, उसका फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने फेसबुक पिक्सल को अच्छी तरीके से यूज किया है तो वो रीटारगेटिंग में आपकी हेल्प करता है। रीटारगेटिंग का मतलब क्या, अगर आप 4 ऐड का कैंपेन चला रहे हैं तो फेसबुक पिक्सल हेल्प करेगा आपके ऑडियंस को उसको सीक्वेंस में दिखाने के लिए, या आपकी पहली ऐड के बाद वही ऐड दोबारा उस बंदे के पास न जाए, उसका अगली ऐड उसके पास जाए, प्लस आपके उस एड से कितने लोग आपकी वेबसाइट तक, आपके पोटेंशियल बायर या आपके कंटेंट तक आए हैं, उस चीज का सारा एक डेटाबेस तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया है, बहुत पावरफुल टूल है। और इस चीज को जब मैं फेसबुक पिक्सल की बात करता हूं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लोग इस चीज को यूज नहीं करते उनको इस चीज की अहमियत नहीं है। पर जब भी आपको टाइम मिलता है, ये आपके टॉपिक का भी पार्ट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के देखना, आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं सोशल मीडिया के एड्स की बात करता हूं तो बहुत से लोगों को आपको पता होगा कि एक स्पेसिफिक बजट जैसे 40 रुपीज से शुरू हो जाती है फेसबुक की एड, डेज का नंबर आ जाता है, अभी आपने 1 वीक के लिए लगानी है या 1 मंथ के लिए लगानी है, उसका आप बजट डिफाइन कर देते हो। अब जब मैं टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूं तो हमारे लिए सोशल मीडिया साइट्स ने कितना इजी कर दिया है, चाहे वो गूगल ऐड हो चाहे वो फेसबुक हो। इसमें हम एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, हाउसवाइफ है, मतलब इतना वास्ट एरिया। और उससे भी बड़ी बात, हमने अपनी वो ऐड किस एरिया में दिखानी है। मान लीजिए मैं शहर में रहता हूं और मैंने गांव के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया, तो मैं फेसबुक या गूगल के थ्रू, क्योंकि फोन सबके पास है, उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूं कि मैं अपनी एड इस एरिया में इतने किलोमीटर्स में दिखाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में एक रेवोल्यूशन है, ब्रांडिंग कहीं ना कहीं करनी इजी हो गई है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कि लोगों को ये लगे कि आप एक ब्रांड के लिए काम करें। आप कभी भी किसी की ब्रांडिंग करते हैं, n नंबर ऑफ कलर्स को ना यूज करें, आप एक स्पेसिफिक एक कलर थीम बनाएं, एक कलर सिलेक्शन करें, उसी के ऊपर चलें। फॉर एग्जांपल आप जितने भी बड़े ब्रांड्स देखेंगे वो एक कलर डिफाइन कर लेते हैं, एक कलर थीम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो जितनी भी ब्रांडिंग करते हैं उसी थीम के अकॉर्डिंग करते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने आज येलो कलर का लोगो लगा दिया, कल ग्रीन लगा देंगे, नहीं। जब तक उन्होंने कैंपेन डिजाइन करना है या उनकी कंपनी बैक एंड से लोगो चेंज नहीं करती है तो वो लोगो का कलर और वो चीजें चेंज नहीं करते। ये जरूर है कि उस चीज को रिफाइन कर लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था लोगो की बात, तो लोगो कंपनी का लॉजिक है। अब आप कहेंगे कि लॉजिक कैसे, आपने बड़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, जब भी वो अब हुंडई की बात करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो उन हर लोगों का एक लॉजिक रहता है बैक एंड के ऊपर। जैसे हुंडई का मेरे को याद है भी, वो हुंडई का जो एच बना हुआ हमें एच दिखता है, वो बेसिकली कस्टमर और कंपनी का शेक हैंड को शो करता है। इस तरह से हर कंपनी का जो लोगो है वो एक लॉजिक को लेकर चला हुआ है। और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की हम बात करते हैं वो ब्रांड्स को मैनेज करती हैं ताकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन सके, उनकी एक रिकॉल वैल्यू बन सके। तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में जितना मेरे को पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर तुषार दिस साइड। जी सर, अभी आपने जैसे कहा कि हमें जो कैंपेन चलाना चाहिए वो कम से कम 3 से 4 महीने का चलाना चाहिए।
ठीक है, तो जैसे अब आजकल जैसे ट्रेंडिंग में है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मीम मार्केटिंग होती है। जैसे कोई एक दिन मीम आया, अगले दिन उस पे मीम बना दिया किसी कंपनी ने, जैसे जोमेटो आजकल बहुत करता है। तो क्या वो इतनी यूजफुल नहीं होती जितना 3-4 महीने वाला कैंपेन होता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आपने सस्टेनेबल मार्केट में रहना है, ये तो है नहीं कि आपने 1 महीने बाद मार्केट छोड़ देनी है। ये रेगुलरिटी का मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट की आपने ऐड की, उसको छोड़ा, दूसरे की ऐड की, तीसरा पकड़ा, मतलब कि आप सस्टेनेबिलिटी रखो मार्केट में। कोई भी बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट तो रहती है, और ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप 1 मंथ में 1 वीक ऐड लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा महीना लगाए रखो, पर वो इतने इफेक्टिव और इतने सही तरीके की ऐड हो कि वो आपकी ब्रांड वैल्यू और लोगों को वो मैसेज क्लियर करने में याद रहे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था सर, थैंक यू। चलो ठीक है ब्रदर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू सबको, है ना, टेक केयर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।